मेरा नाम साक्षी है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी जवानी जेल की काल कोठरी में गुजर जाएगी। ये जिंदगी इंसान को कहां से कहां ले आती है। मैं जेल में क्यों जा रही हूँ, ये बात तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मेरा क्या जुर्म है जिसकी वजह से मैं 25 साल की उम्र में ही जेल चली गई। लेकिन फिलहाल मैं आपको जेल के अंदर की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो भयानक, होश उड़ा देने वाली और दिल दहला देने वाली और इंसान के शरीर से जान निकाल कर फेंक देने वाली कहानी है। जेल में जाते हुए मेरे सर पर एक बड़ा सा बोझ आ पड़ा था, जो शायद यहाँ के हालात की वजह से था। मैंने इस जेल के बारे में बहुत खतरनाक और भयानक बातें सुनी हुई थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन मैं भी इसी जेल में आ जाऊंगी, कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जाएगा जिसका शिकार यहाँ पर पहले से ही 2 लड़कियां और 2 औरतें हो चुकी थीं। इन्हीं लोगों और इन्हीं औरतों में से एक थी जिन्होंने जेल में होने वाले इस पाप की कहानी की शुरुआत की थी। वो मेरे लिए सबसे खतरनाक रात थी, जब मैं जेल की काल कोठरी में बैठी अपने नसीब पर बुरी तरह से रो रही थी और अपनी जिंदगी को कोस रही थी। तभी अचानक मुझे किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज सुनाई दी। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए थे और मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाला इंसान कौन है। अंदर आने वाले इंसान के कदमों की आवाज इतनी ज्यादा भारी थी कि जैसे हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां से चलकर आने वाला इंसान सलाखों के पीछे आकर खड़ा हुआ और अपना सर वहां पर रखकर कहने लगा, ए लड़की, जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा बाहर निकलने का टाइम आ गया है। उस आदमी की आवाज इतनी खतरनाक और भयानक थी जिसे सुनकर मैं उठकर खड़ी हुई थी। मैं किसी कठपुतली की तरह खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर हुक्म ना मानने की सजा सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान में दी जाती है। इन लोगों ने अगर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, और यहाँ बचाने वाला तो मुझे कोई भी नहीं है। मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं थी, और फिर वैसे भी मैं एक बेटी की माँ थी। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मेरी बेटी 1 साल की थी। एक औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से होती है कि जेल के लोगों और उनके सितम का मुकाबला कर सके। मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ जो मुझसे पूछा जाएगा मैं सच सच बता दूंगी। मैं किसी से भी किसी तरह की कोई बहस नहीं करूंगी। मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगी। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने सामने मौजूद आदमी को देखा तो उसके सर के बाल उड़े हुए थे। वो देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें भी अजीब सी थीं और उसके हाथों पर बड़े बड़े टैटू बने हुए थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मुझे देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो आदमी जेल के स्टाफ का नहीं है, बल्कि वो तो कहीं बाहर से आया कोई नशेड़ी या फिर गुंडा है। मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये तो मुझे कोई और आदमी मालूम होता है, क्योंकि जेल के स्टाफ का कोई भी आदमी ऐसे कपड़ों में नहीं आता। वैसे भी ये औरतों की जेल थी। इस जेल में तो सिर्फ लेडीज इंस्पेक्टर थी। एक मर्द का यहाँ पर क्या काम हो सकता है। मैंने देखा जेल का सेल अंदर से भी बंद था और बाहर से भी, मगर वो आदमी मुझे उकसा रहा था कि तुम बाहर आ जाओ। मैंने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा तो वो चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम्हें आवाज नहीं आती? क्या तुम बहरी हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि बाहर आ जाओ। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। मैंने धीमी सी आवाज में कहा, किस चीज की बारी है? मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे सवाल किया था। वो तो मुझे गुस्से से घूरने लगा और कहने लगा, तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूं? मैंने भी फिर से हिम्मत करके उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बंदोबस्त करोगे तुम मेरा? मेरे अंदर अचानक ही हिम्मत आ गई थी कि जब जेल में आ गई हूँ, जब मेरे नसीब में लोगों की मार खाना ही लिखा है और मैंने सारी जिंदगी दुखों को ही बर्दाश्त करना है, तो फिर मैं अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए क्यों ना आवाज उठाऊं। मैंने उस आदमी से ये सवाल किया तो वो गुस्से से कांपने लगा और कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे साथ बदतमीजी करती है और साथ ही साथ बहस भी कर रही है। रुक, मैं अभी तेरा इलाज करता हूँ। ये कहकर वो अपने भारी कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। ये आदमी तो जेल का लग ही नहीं रहा था, फिर मुझे क्यों बाहर आने पर उकसा रहा था? मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी।
थोड़ी देर के बाद उस आदमी के कदमों की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में आने लगी तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इस आदमी से बदतमीजी क्यों की। वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मैं दिल में सोचने लगी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। डर की वजह से मुझे बुरी तरह से पसीना भी आ रहा था और मेरा रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरे सेल के बराबर वाले सेल का दरवाज़ा खोला। मेरी जान तो आज बड़ी मुश्किल में आ गई थी। मैंने देखा वो दूसरे सेल में मौजूद औरत को बाहर आने के लिए कह रहा था। उसके पास तो सेल की चाबी भी थी, जबकि इससे पहले वो मेरे पास आया था। वो औरत बिल्कुल मेरे बराबर वाले सेल में मौजूद थी। मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। वो औरत बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो ऐसा कोई आरोप भी नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे इतनी भयानक दी जाएगी। मैंने देखा वो औरत चिल्ला रही थी, मगर लेडी इंस्पेक्टर उसे बुरी तरह से घसीटकर बाहर ला रही थी, जबकि उसके ज्यादा रोने पर लेडी कांस्टेबल ने उसके मुंह पर एक दो थप्पड़ भी मार दिए थे। मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था। लेडी कांस्टेबल उसे जेल से घसीटकर बाहर ले आई और उसको उस आदमी के हवाले कर रही थी। उस आदमी ने बड़ी शातिराना मुस्कुराहट के साथ मेरे सेल की तरफ देखा और कहने लगा कि तू कब तक बचेगी, एक दिन मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद उसने लेडी कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा कि इसका फायदा भी हमें बेहिसाब होगा। ये जवान है और खूबसूरत है और बड़ी हिम्मत वाली लगती है। उस खतरनाक आदमी की बात सुनकर मुझे उस पर घिन आने लगी थी और अपने आप पर भी रोना आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। अगर इसने मुझे कोई सजा दे दी तो मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैं इस काल कोठरी की मुसीबत को बर्दाश्त कर पा रही थी और अब मेरी जान को एक और मुसीबत आने वाली थी। फिलहाल इस औरत के जाने के बाद मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी, मगर इंसान कब तक एक चीज से बच सकता है? जो उसके भाग्य में लिखा हुआ हो वो एक न एक दिन उसके सामने आकर ही रहता है। लेकिन उसके बाद जो रात आई और उसमें जो हादसा हुआ वो मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उस आदमी ने आकर मेरे सेल के बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मुझे बाहर बुला रहा था और मैं डरी सहमी अपने सेल में चुपचाप बड़ी खामोशी से बैठी रही। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चाबी घुमाकर ताले को खोल दिया। मैं तो घबरा गई थी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे क्योंकि मुझे पहले ही उस आदमी से बहुत डर लग रहा था और वो अपने साथ लेडी इंस्पेक्टर को भी मेरे सामने लेकर आ गया था। लेडी इंस्पेक्टर मेरे सामने आ गई। उन्होंने मेरे बाजू से मुझे पकड़ लिया और घसीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, जाओ आज रात के लिए तुम्हारी बारी है। लेडी इंस्पेक्टर के कहने पर मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस खतरनाक आदमी के साथ क्यों जाना है। मैंने कहा, प्लीज मुझे इसके साथ मत भेजो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। और वो कहने लगी कि यहाँ पर सिर्फ हमारी मर्जी चलती है, हमसे तुम दुश्मनी पालोगी तो तुम्हारे लिए जिंदगी नरक बना देंगे। इसीलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम खामोशी से हमारी बात मानती रहो। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो औरतें ऐसा भी कर सकती थीं, मगर मेरे लिए जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल थी। मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी इज्जत बचा लेना, क्योंकि एक औरत के पास इज्जत से बढ़कर ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसके लिए वो जान देने पर भी उतर आती है और मेरे लिए भी सबसे बढ़कर मेरी इज्जत ही थी। मैं रोती हुई उस आदमी के साथ बाहर जाने लगी। बाहर गैलरी में आकर मेरी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे देखते ही मेरी जान निकल गई थी। मैं घोड़े से पहले ही बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन आज ये घोड़ा मेरी आंखों के सामने था और वो आदमी उसे खुद भी हाँकने लगा और मुझे भी घसीटकर चिल्लाने लगा। एक तो मेरे दिमाग पर उस घोड़े का डर बुरी तरह से छाया हुआ था और दूसरा इस आदमी के अजीब से हुलिये को, जिसे देखकर किसी को भी आसानी से डर महसूस होने लगे। ये आदमी देखने में बहुत खतरनाक था। ऐसा लगता था जैसे पहले भी वो काफी सारे खून कर चुका है। फिलहाल मैं उसके साथ चलने लगी, क्योंकि ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाकर उसके साथ भेज दिया था और जो पुलिस हमारे साथ आई थी वो लोग जेल की 15 मिनट की दूरी से ही हमसे अलग हो गए थे।
जेल के रास्तों के बारे में भी मुझे जानकारी हो चुकी थी। अब हम लोग जिस जगह जा रहे थे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं आज से पहले किसी ऐसी जगह पर नहीं गई थी। इस जेल में मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था, मगर रात के इस अंधेरे में जब मैं जेल से निकली तो जेल की एक एक दीवार, एक एक कोना मुझे अच्छे से याद हो चुका था। वो मेरे दिलो दिमाग पर नक्शा बनकर छा चुका था। मेरे दिमाग में हर चीज छाई हुई थी। मैं हर चीज को देखकर पहली बार में ही उसको याद कर लिया करती थी। मैं दिल ही दिल में खुश भी होने लगी कि कल को अगर मुझे यहाँ से भागना पड़े तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सेल के पास से एक रास्ता गुजर रहा था जिससे ये आदमी मुझे लेकर आया था, और अब वो रास्ता मुझे याद हो चुका था। उस रास्ते की पहचान एक ऐसी पहचान थी कि जिसे साफ पता चलता था कि ये खुफिया रास्ता है, और इस रास्ते से ये लोग किसी को गुजरने भी नहीं देते। जब तक किसी को गुजरने नहीं दिया जाता, जब तक किसी की मजबूरी न हो। जब हम लोग जेल से बाहर निकले तो उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा और वो कहने लगा, सुनो लड़की, तुम्हें रास्ते में शोर करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, क्योंकि तुम हो तो जेल में रहने वाली आरोपी औरत, और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ तुम एक मुजरिम औरत हो। इसलिए अगर तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगी तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जो तुमसे कहा जाए तुम वही करना। शायद हो सकता है तुम्हारी जान बच भी जाए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश करोगी तो फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे से कभी भी नहीं निकल पाओगी। इसलिए तुम्हारा फायदा खामोश रहने में ही है। मैंने उसकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, और मैंने उससे वादा किया कि मैं सारे रास्ते किसी तरह का कोई शोर नहीं मचाऊंगी। हम लोग पैदल ही चल रहे थे। वो घोड़ा भी हमारे साथ था, जिसे देखकर पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब वो भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। चलते चलते वो आदमी एक घर के आगे रुक गया था। ये घर तो नहीं बल्कि एक बड़ा सा बंगला लग रहा था। घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसके अंदर घोड़े भी होंगे। मगर ये आदमी तो जानवरों में दिलचस्पी रखने वाला लगता था। बंगले के अंदर जाते ही इसने घोड़े को आवाज लगाना शुरू कर दिया। घर के आखिर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जो कि किसी स्टोर रूम के जैसा लग रहा था। अंदर से कमरा काफी बड़ा था। कमरे के अंदर जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था और चारों तरफ घरेलू इस्तेमाल करने का सामान था, और साथ में एक खूंटी भी लगी हुई थी। मैंने उस कमरे को थोड़ी अजीब नजर से देखा था, और देखती भी क्यों नहीं, कमरा कच्चा था, जबकि बाकी पूरा घर तो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। घर में कई जगह पर तो डेकोरेशन भी की हुई थी, लेकिन इस कमरे को देखकर लगता था कि जैसे इसमें कोई इंसान रहता ही नहीं। इस कमरे में जो बिस्तर लगा हुआ था, मैं वहां पर जाकर बैठ गई थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वो खतरनाक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुझसे कहने लगा, देखो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ पर बेवजह नहीं लेकर आया हूँ, और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें जेल से रिहा कर दूंगा, और तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दूंगा कि सारी जिंदगी तुम आराम से बैठकर खाओगी और मौज करोगी। ये देख रही हो ना, ये आलीशान बंगला और मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब मेरी अपनी मेहनत की कमाई की वजह से हैं। ये सारा रुपया पैसा मेरे अकेले का ही है। इस सब का मालिक मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी आसान बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और हाँ, किसी बात पर भी अगर तुमने जिद की तो मेरा पारा हाई हो जाता है और मैं फिर ऐसी औरत को बर्बाद करके रख देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी। तुम्हारे न ही बच्चे पैदा होंगे और न ही कभी तुम्हारी शादी होगी। अगर तुम कुंवारी हो तो तुम बिना शादी के ही रह जाओगी, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम बे औलाद हो जाओगी। वो आदमी मुझे धमका रहा था, ऐसी बातें करके मुझे बुरी तरह से डरा रहा था। मुझे अपनी छोटी सी बेटी की बहुत याद आ रही थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। उसको याद करके मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। तो वो चिल्लाकर कहने लगा, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुमसे मैं जितना कहता हूँ तुम उतना ही करो। अब बिस्तर पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद रखना। इधर उधर देखने की या यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा भी कुछ करने की कोशिश की तो तुम नहीं जानती हो
तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? तुम यहाँ पर सुकून से रहो। तुम्हें यहाँ पर खाना, पहनने के लिए कपड़ा और सुकून भरी जिंदगी, हर चीज दी जाएगी। तुम्हें जिसमें फायदा हो तुम वही करो। बस मेरे साथ दुश्मनी करके तुम सबसे बड़े नुकसान में पहुंच जाओगी। ये कहकर वो बाहर चला गया था। उसने मुझे मेरी आंखें बंद रखने के लिए कहा था और मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी आंखों पर अपना दुपट्टा बांध लिया और उसके कहने के मुताबिक ही काम कर रही थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं उस आदमी के भारी कदमों की आवाज को अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला था, साथ ही घोड़े की आवाज ने भी मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी थी कि यह आदमी इस घोड़े को मेरे कमरे में क्यों लेकर आ रहा है। आखिर एक घोड़े का कमरे में क्या काम? घोड़ा भी एक काले रंग का था, जिसकी आंखों को देखकर लगता था कि जैसे वो मुझे खा जाएगा। उसके अंदर तो मुझे हैवान नजर आता था। मैं चुपचाप बड़ी खामोशी से अपने अंदर हिम्मत बांध के वहां पर लेटी रही। उसने घोड़े के गले में बंधी रस्सी को खूंटी से बांध दिया था और फिर वो वहां से चला गया था। डर के मारे मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। मैं समझ सकती थी कि आज रात मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, आपके साथ कमरे में अगर कोई घोड़ा बंधा हुआ हो और आप एक ऐसी जगह पर हो जिसे आपने पहले ना कभी देखा हो और ना इस जगह के बारे में सुना हो, तो आपको ऐसी जगह पर नींद कैसे आ सकती है। वैसे भी मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता था और उस घोड़े ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस जल्दी से सुबह हो जाए और ये वक्त किसी भी तरह से गुजर जाए। यहाँ से बेहतर तो मैं अपने जेल के सेल में थी। कम से कम वहाँ पर मेरे साथ घोड़ों को तो नहीं बांधा गया था। अब तो वो जेल भी मुझे स्वर्ग की जितना याद आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुद से खुल गया और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। वो बदबू इतनी अजीब थी कि मेरे दिमाग पर हावी हो गई थी। मुझे चक्कर आने से महसूस हो रहे थे और थोड़ी ही देर के बाद अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शायद सुबह का टाइम हो चुका था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ाकर उठ गई थी। मेरे सामने तो घोड़ा मौजूद नहीं था। अब कमरा साफ सुथरा भी था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मैं इस कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैं खुद को हैरत से देखने लगी। जब मैं इस घर में आई थी तो वो आदमी मुझे एक स्टोर रूम के जैसे कमरे में लेकर आया था। मुझे खूब याद है कि मेरे साथ घोड़े को भी कमरे में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन ये तो एक नया ही कमरा था। मैं एक दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे याद आने लगा कि कमरे में फैली उस अजीब सी बदबू को सूंघते ही मेरे होश उड़ गए थे और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे उस खतरनाक आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की कमरे के अंदर आई थी। वो लड़की लगभग 15 साल की होगी। वो लड़की इस कदर खुश हो रही थी कि उसे देखकर तो मैं अपनी परेशानियां ही भूल गई थी। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा तुम कौन हो? मैंने जब उससे पूछा तो वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। लड़की देखने में बहुत खुश नजर आ रही थी, बल्कि मुझे उसके सामने बैठकर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि पूरी रात एक घोड़े के साथ कमरे में बंद होकर मेरे तो जैसे पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। मुझे अपना आप बहुत बुरा लग रहा था। उस लड़की ने मुझसे कहा कि आप यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, बल्कि आप जाकर पहले बाथरूम में नहा लो, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लाऊंगी। मैंने सोचा कि ठीक कह रही है, पहले मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ ताकि मेरे अंदर से वो बुरी बदबू भी निकल जाए। ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गई थी और मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। जब तक वो आई मैं फ्रेश होकर सामने बेड पर बैठ चुकी थी। उसने बड़े खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से मुझे नाश्ता सर्व किया। मैं नाश्ता करते हुए सोच रही थी कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने खुद को हल्का सा नोच कर देखा। मुझे यकीन आ गया था कि ये सब कुछ सच है, लेकिन उस बदबू वाले कमरे में, इस खूबसूरत और आलीशान कमरे में बैठकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था कि कोई चमत्कार हुआ है जो मैं उस जगह से निकलकर यहाँ आ बैठी हूँ। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। वो लड़की बार बार मुझसे कोई ना कोई सवाल किए जा रही थी कि आप कौन हो और कहाँ से आई हो।
उसके सवालात को इग्नोर करते हुए मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे कब और कैसे देखा। उसने कहा कि आप तो इस कमरे में सोई हुई थी और ये मेरा घर है। मैं इस घर में अपने डैडी के साथ और अपने चाचा जी के साथ रहती हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा है। मुझे आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मुझे मेरे डैडी ने कहा था कि मैं यहाँ आकर आपका ख्याल रखूं। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे डैडी का नाम क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मेरे डैडी का नाम राहुल सिंघानिया है। मैंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे डैडी का नाम राहुल सिंघानिया है और तुम्हारे डैडी की उम्र कितनी है? वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। उसे अपने डैडी की उम्र के बारे में नहीं पता था। जो भी बातें वो कर रही थी वो तो सिर्फ मासूमियत में ही कर रही थी। वो भी मेरे साथ खूब बातें कर रही थी। मैंने उससे और भी बातें पूछने की कोशिश की, मगर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तभी बाहर से भारी कदम और पुलिस के सायरन की आवाजें भी आने लगी थी। ये सुनकर मैं डर गई थी और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। तभी वो खतरनाक आदमी अंदर आया। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसे जेल में देखा था। वो लड़की जो वहां पर बैठी हुई थी, उस आदमी को देखकर वो भी डर गई थी, मगर एक तरफ होकर सहम गई थी और उसने अपनी आंखें झुका ली थी। वो एक कोने में बैठ गई थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो आदमी अंदर आया और कहने लगा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया है। मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हें पुलिस वापस लेने के लिए आ गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही जेल से रिहा करवा दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। ये कहकर वो वहां से चला गया। इतने में पुलिस की गाड़ियां आ गई थी। वो 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल मुझे अरेस्ट करने के लिए अंदर तक आ गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस आदमी ने तो कहा था कि तुम दोबारा जेल में नहीं जाओगी। तुम मेरी बात मान लो, इस घोड़े को अपने कमरे में रख लो और तुम खुद भी यहीं पर सो जाओ। तुम्हारी हर डिमांड पूरी होगी। और अब तो पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गई थी। ये आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने काम के लिए बहला रहा था और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने दिमाग में यही सब बातें सोच रही थी कि तभी लेडी कांस्टेबल ने मेरे हाथ में हथकड़ी पहना दी। मुझे दोबारा से पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया था। मैं वहां बैठी तो कांस्टेबल नीतू ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और वो कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया था कि तुम जेल से फरार हो गई थी? ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। उसने मुझे सख्ती से कहा था। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर तो मैं बड़ी हैरान होकर उसे देखने लगी थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही होगी ना कि तुम्हें जेल से निकालने वाली भी तो लेडी कांस्टेबल अर्चना ही थी, तो वो भी अरेस्ट हो चुकी है। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अब तुम्हारी खैर नहीं। जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा भी तो भुगतनी होगी, और अपने जुर्म की भी। गाड़ी चल रही थी और रास्ते में यही बातें हो रही थी। बातें करते करते हम लोग वापस जेल तक आ गए थे, मगर लेडी कांस्टेबल वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। मैं हैरान थी कि लेडी कांस्टेबल अर्चना को तो अरेस्ट होना था, मगर वो तो वहीं की वहीं खड़ी थी। मैंने लेडी कांस्टेबल नीतू की तरफ मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो तो ये देखकर खुद हैरान थी कि उस लेडी कांस्टेबल अर्चना को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि लेडी कांस्टेबल नीतू के मुताबिक वो तो बहुत बड़े जुर्म का हिस्सा बन गई थी, क्योंकि उसने रात के टाइम पर एक कैदी औरत को जेल से भगाया था और किसी और आदमी के हवाले कर दिया था। अब उसे जेल में थोड़ी सी सजा तो काटनी ही पड़ेगी, और दूसरा ये कि वो अपनी नौकरी से भी निकल जानी चाहिए। मगर लेडी कांस्टेबल अर्चना के चेहरे पर कोई भी परेशानी या उदासी नहीं थी, बल्कि वो तो नॉर्मल सी नजर आ रही थी। ना ही वो अपनी नौकरी से निकली थी और ना ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। लेडी कांस्टेबल अर्चना को देखकर मुझे भी एक तसल्ली मिल रही थी कि अब मेरे साथ भी अच्छाई का ही बिहेवियर किया जाएगा, क्योंकि मेरा साथ देने वाली औरत अरेस्ट नहीं हुई, उन्हें कोई सजा भी नहीं मिली, तो मुझे क्यों मिलेगी। इसी तसल्ली के साथ वापस मैं अपने सेल में चली गई थी, जहां पर अब मुझे अपने खुशकिस्मती का इंतजार था। जब मैं अपनी देवरानी को जान से मारने के जुर्म में जेल की इस काल कोठरी में लाई गई थी, मैंने तो कभी ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। मगर गुस्सा इंसान को किस कदर बहका देता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
मेरी देवरानी तो बच गई थी, वो ये दुनिया छोड़कर नहीं गई थी, पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब मैं सोच रही थी कि क्या पता जिंदगी भर में यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी भी या नहीं, कि तभी अचानक एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये वही आदमी था जो मुझे पहली बार इस सेल से बाहर लेकर गया था। ये आदमी न जाने मुझसे क्या चाहता था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? ये बड़ा ही डिफरेंट टाइप का आदमी था। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर मुझे परेशानी नहीं हो रही थी और ना ही मुझे डर लग रहा था। अब तो मैं भी नॉर्मल सी हो गई थी, बल्कि मुझे खुशी हुई थी। जैसे ही वो मेरे सेल के करीब आया, मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे अब उसको देखकर कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो तो बड़ी बड़ी आंखों वाला वही खतरनाक आदमी था जिसे मैंने देखा, और फिर मैं उसे पहचान गई थी। मैंने उससे सवाल किया कि क्या बात है, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था, शायद तुम अपना वादा भूल गए हो। तुमने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो खतरनाक आदमी आज इतना ज्यादा इमोशनल लग रहा था कि मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे रोता हुआ देखकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई थी कि वो आदमी तो कहीं से भी नहीं लगता था कि खुद को शर्मिंदा भी महसूस कर सकता है। वो रो रहा था और रोते रोते ही मुझसे कह रहा था, प्लीज बहन, मुझे माफ कर दो, मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है। तो उसने जो बात कही थी वो बड़ी ही परेशान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया, बहन, मेरी उम्र 50 साल है। लोगों ने मुझे बेवजह ही बदनाम किया हुआ है। पहले मेरी एक दुकान हुआ करती थी। मैं एक वैद्य हूँ। मैं बांझ औरतों का इलाज किया करता था और मेरे पास बांझ औरतें ज्यादा तादाद में आती थीं। मेरा इलाज करने से वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थीं। बस यही सब करते करते मैं अमीर होता चला गया। मेरा नाम लोगों में फेमस हो गया कि मैं बांझ औरतों का इलाज करता हूँ और वो मेरे इलाज से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो तो भगवान की कृपा थी और मेरे हाथ में चमत्कार था, और धीरे धीरे मेरे हाथ से ये चमत्कार कम होता चला गया। इसके बाद मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे जैसे मेरी दवाइयों की खबर लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों ने ये खबर पुलिस तक पहुंचा दी, हमारे इलाके के बड़े डीआईजी साहब तक ये खबर पहुंच गई थी। ये खबर सुनने के बाद उन्होंने मुझे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी का इलाज करना होगा। मेरी एक 15 साल की बेटी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। बाहर से तो मेरी बेटी देखने में बहुत सेहतमंद नजर आती है, मगर उसकी जिंदगी के सिर्फ 2-3 साल ही रह गए। डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। डीआईजी साहब ने तो मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अगर मेरी बेटी का इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा और सारे शहर में तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब बताओ भला मैं ऐसा कौन सा चमत्कार करूं जिससे उनकी बेटी ठीक हो जाए? जब एक वेद के सर पर बंदूक रख दी जाए उसके बाद वो क्या कर सकता है? मैंने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी जो मेरी नज़र में उनके लिए पूरा करने काबिल ही नहीं थी, और वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जिसने पहले से ही किसी का कत्ल किया हो और वो जेल में पड़ी हो। उसके बाद उन्होंने मुझे एक औरत लाकर दी, लेकिन मैं उसको देखकर समझ गया था कि उस औरत ने किसी का कत्ल नहीं किया। मैंने उस औरत को छोड़ दिया और डीआईजी साहब से कह दिया कि इस औरत के साथ आपकी बेटी का इलाज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और उन्होंने मुझे तुम्हें दिखाया, लेकिन तुम मुझे बहुत लाचार और मासूम लगती थी। मैंने तुम्हें आजमाया और सोचा कि इसी बहाने तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मैं डीआईजी साहब से कहूँगा कि वो तुम्हारी भी मदद करें और तुम्हें जेल से रिहा कर दें। इसलिए मैं तुम्हें उनके घर पर लेकर गया, मगर इंसान की किस्मत में हमेशा वो नहीं होता जिसके बारे में उसने सोचा होता है। तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो डीआईजी साहब को दिखाने के लिए घोड़े के ऊपर इलाज करने की कोशिश की। मैंने एक काले रंग के घोड़े को तुम्हारे साथ कमरे में बांध दिया था और तुम्हें वहां पर सोने के लिए कह दिया था। मैंने डीआईजी से कहा कि मैं यहाँ पर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। मैंने डीआईजी साहब को ये सब कुछ दिखाने के लिए किया था ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि मैं उनकी बेटी को ठीक करने के लिए कोई ख़ास तरीके का तंत्र मंत्र कर रहा हूँ।
बहन, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मुझे शक्तियाँ मिली और मैंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। अब लोगों को मेरी इस बात पर यकीन ही नहीं आता, बल्कि लोग तो ये समझते हैं कि मैं उनसे बहाने कर रहा हूँ। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मेरे सर पर आन पड़ी है कि डीआईजी साहब की बेटी फिर से बीमार हो गई और अब शायद हम दोनों ही ना बच सके। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो बहुत बुरी हालत में था और बुरी तरह से रो रहा था। मैं समझ गई थी कि पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी कितने जाहिल बन जाते हैं। हम तो यहाँ पर सजा काटने आए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, सजा उनको भी दी जा रही है। उस दिन मुझे अपने जेल में होने पर सारा अफसोस खत्म हो गया था, क्योंकि जो लोग बाहर की दुनिया में रह रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से कैद ही हैं। इस दुनिया में असल मतलब में तो कोई भी इंसान आज़ाद नहीं, हर इंसान किसी न किसी कैद में घिरा हुआ है। आरोपी ना होकर भी इंसान को किसी न किसी तरह की सजा काटनी पड़ती है। लेकिन मुझे उस आदमी पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया था। उसके बावजूद भी डीआईजी ने उसे घेर लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि जो आदमी मुझे पकड़कर ले गया था उसने डीआईजी साहब की वजह से सुसाइड कर ली थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जो उसके हाथ से बरामद हुआ था। उस नोट में उसने सब कुछ लिख दिया था कि किस तरह से डीआईजी उसे उनकी बेटी का इलाज करने के लिए ब्लैकमेल किया करता था। मुझे उस आदमी की मौत पर बहुत अफसोस हुआ था। उस आदमी ने जितना मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था, इतना ही मेरा फ़ायदा भी किया था और उन्होंने अपना वादा भी पूरा करके दिखाया था। मरते दम तक उन्होंने अपने वादे को इस तरह से पूरा किया। उन्होंने अपने नोट के अंदर डीआईजी साहब के बारे में भी लिख दिया था और उसमें ये भी लिखा था कि मैं चाहता हूँ जिस जेल में रहने वाली लड़की को मैं इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकाल कर लाया था, उस लड़की की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लड़की बेकसूर है और उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर मैं जिंदा होता तो उस लड़की को जेल से रिहा करवा लेता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद जब लोगों को ये बात पता चले कि मैंने सुसाइड कर ली है तो लोग मेरी इस चाहत को पूरा कर दें। इस केस ने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था और डीआईजी साहब को बहुत जलील किया था। उनको उनके पद से हटा दिया गया था और तो और मुझे भी 1 महीना सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा करवा दिया गया था। मैं उस आदमी की आज भी एहसानमंद रहूंगी जिसने मरने के बाद भी अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने भी गुस्से में आकर अपनी देवरानी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरी ससुराल में मेरी देवरानी के आने के बाद उसने मेरी नाक में दम कर दिया था। मैं जेल से रिहा होने के बाद अपनी ससुराल नहीं गई, बल्कि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने नौकरी के लिए ट्राई किया। मुझे पता था कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा पति तो एक अच्छा आदमी है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा और मेरी बेटी की परवरिश भी अच्छे तरीके से कर रहा होगा। मैं दोबारा अपनी ससुराल में जाकर उन लोगों के सामने जलील नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। अब मैं जॉब कर रही हूँ और कंपनी ने ही मुझे रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया हुआ है। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन आज भी मुझे उस आदमी की मौत पर अफसोस होता है और अपनी बेटी की बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।